हो गया स्टार्ट। देखो अभी तक मेरे को ध्यान नहीं 5 क्लासेस हुई हैं कि 6 क्लासेस हुई हैं। अभी तक हमारी जो भी जितनी भी क्लासेस हुई हैं कंसोलिडेशन की, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक 5 क्लासेस हुई हैं। कंसोलिडेशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एंड 14, ये 2 चैप्टर्स के साथ मिलकर हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने 2 भागों में अपनी डिस्कशन को अभी तक किया है। एक मैंने आपके साथ बात की है कि हम लोगों को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, मुझे फटाफट से बताओ इसका मतलब यह है विदाउट कंसोलिडेशन, विदाउट कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, उनकी कंसोलिडेशन के बिना जो हम बनाते हैं वो हमारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनको कौन डील करता है? इसको इंड AS 27 डील करता है, जिसका इंटरनेशनल वर्जन इंटरनेशनल IAS 27 है, जो कि हमें कहता है SFS इज नॉट मैंडेटरी, जो कहता है ये बनाने जरूरी नहीं है। बट इंड AS कहता है हमारे पास कि ये भी बनाने तो आवश्यक नहीं है, SFS इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन इसमें एक इशू आ जाता है, वो ये आ जाता है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ये मैंडेट कर देता है हमको कि इसे आपको बनाना है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर हमने आपको क्या बातें बताई थी? मैंने आपको कुछ बातें ये बताई थी कि देखो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स जो हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं इन सब्सिडरी, इन एसोसिएट्स, इन जॉइंट वेंचर्स, या हो सकती हैं अदर्स। वैसे मीनिंग ऑफ एसोसिएट, जॉइंट वेंचर हमने आपके साथ इसके बारे में बात नहीं करी थी, बट इतना जरूर था कि सब्सिडरी को हमने अपने पास बड़ी सरलता से एक समझा था, जहां पर हमारे पास जो वोटिंग पावर है वो किससे ज्यादा आ जाती है, वो हमारे पास 50% से ज्यादा आ जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारी सब्सिडरी है। और एसोसिएट जब आता है तो हम बोल देते हैं जहां हमारी वोटिंग पावर कितनी हो जाती है 20%, अप टू कहां तक चली जाती है 50%। जॉइंट वेंचर हमने कहा था ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? फटाफट से बताओ, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? द आंसर इज यस। इसमें कोई परसेंटेज का मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसका? टू कंट्रोल, ज्वाइंटली कंट्रोल करने का यह होता है। बाकियों को हम क्या बोल देते हैं? बाकियों को बोल देते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स। जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन तीनों की, इसको रिकॉग्नाइज करने की हमारी जो पॉलिसी है वो क्या हो सकती है? वो पॉलिसी हो सकती है या तो कॉस्ट पॉलिसी, या हो सकती है रीवैल्यूएशन पॉलिसी। जब मैं बोलता हूं रीवैल्यूएशन पॉलिसी, तो रीवैल्यूएशन पॉलिसी इज डेल्ट बाय विच स्टैंडर्ड? एज पर इंड AS 109, जिसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? FVTPL पर रिकॉर्ड करते हैं या FVTOCI पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी अपनी अपनी कंडीशंस और अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, जिस पर हमको नहीं जाने की आवश्यकता है। हमने आपसे कहा था कि हम अपने पास जब इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जिस दिन आप अपने पास अक्वायर करते हैं। अक्वायर का मतलब क्या होता है? जिस दिन जन्म होता है। किसका जन्म होता है? सब्सिडरी का, या एसोसिएट का, या जॉइंट वेंचर का।
हम उस दिन अपने पास इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू। हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं? इन्वेस्टमेंट को एट फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। मैं जब बोलता हूं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर हम करंट पेमेंट कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। टुडेज प्राइस इज फेयर वैल्यू। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोई अर्लियर लॉट हेल्ड है, अगर आपने कोई पहले से ही लॉट हेल्ड कर रखे हैं, क्या उनको रीवैल्यू करना जरूरी है? तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है यस, रीवैल्यूएशन इज मैंडेटरी इन दिस सिचुएशन। कुछ याद आया आपको कि अगर मान लीजिए सब्सिडरी का जन्म होता है, या एसोसिएट का जन्म होता है, या जॉइंट वेंचर का जन्म होता है, तो जो आप करंट पे करते हैं वो तो फेयर वैल्यू है ही है। अगर आपने पहले से कोई लॉट हेल्ड कर रखा था तो इसकी रीवैल्यूएशन इज मैंडेटरी। और इसकी रीवैल्यूएशन कहां जाएगी? एफवीटीपीएल पर भी जा सकती है, एफवीटी ओसीआई पर भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपने किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट को चूज किया था। हमने आपको यह कहा था, क्या ये सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, क्या ये सेपरेट क्लासेस है? द आंसर इज यस, ये सेपरेट क्लासेस है। इसका मतलब यह कि आपको हर एक क्लास को इंडिपेंडेंटली देखना है। वैसे ही जब आप अपनी पॉलिसी चूज करते हैं, तो क्या ये कॉस्ट पॉलिसी और रिवैल्यूएशन पॉलिसी, क्या फॉर ईच क्लास चूज करते हैं? द आंसर इज यस, आप ईच क्लास के लिए चूज करते हैं। और क्या आपके दो सब्सिडरीज भी अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं? मैं भूल गया क्या दो सब्सिडरीज भी अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं? द आंसर इज यस। यदि ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स इज सेपरेट, तो हम अपने पास उसको अपनी अलग अलग क्लासेस बोल देते हैं। यहां तक की बातें जो की थी, क्या इसका कोई कंसोलिडेशन से लेना देना था? द आंसर इज नो, दिस वाज नीडेड फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। दूसरा हमने आपके साथ बात की थी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? फटाफट से बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर लिखा था विदाउट कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? यहां पर क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा विद कंसोलिडेशन ऑफ, ऐसे चलाओ, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। हमारे को जो कंसोलिडेशन को डील करता है वो इंड एस कौन सा डील करता है? इंड एस 103 ये डील करता है किस बात को लेकर? ये एक्विजिशन मेथड की बात करता है, एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग, जो कि किस दिन के लिए काम करती है? जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग का मेथड है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन की अकाउंटिंग का है। फिर इसके अलावा इंड एस 110 भी आता है, जो कि हमारे को बोलता है कि क्या करेंगे पोस्ट एक्विजिशन का, यानी आपने एक्विजिशन कर लिया, उसके बाद का क्या करेंगे, वो इसके लिए बात करता है। फिर कुछ बातें और बताई थी, क्या इंडिया में मैंडेटरी है? इंडिया में मैंडेटरी है सीएफएस एज पर। कौन कौन मैंडेट कर रहा है? कंपनीज एक्ट भी मैंडेट कर रहा है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 मैंडेट कर रहा है, इंड एस 1 भी मैंडेट कर रहा है कि आपको बनाना है। लिस्टेड कंपनीज के लिए भी मैंडेट आया हुआ है। कहां से मैंडेट आया हुआ है? सेबी से मैंडेट वहां से भी आया हुआ है। इसलिए यह कंसोलिडेशन करना जरूरी है। एक बात आपके साथ और भी मैंने कही थी, पता क्या कही थी? बताओ इन दोनों में से कौन सच्चा कौन झूठा? यह भी बात मैंने आपको प्रूव भी करवाई थी, कौन सच्चा कौन झूठा। तो यह है झूठा, यह है सच्चा, सस्ता नहीं सच्चा। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास रियलिटी में
इंटरप्रिटेशन जो है वो किससे बेटर हो सकती है, वो इससे बेटर हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि असल में इसके पीछे का क्या कारण है? बिकॉज व्हेन अ पर्सन ऑब्लिक एंटिटी कंट्रोल्स resources of more than one entity, then transactions may not be at arm's length। समझ में आ गई बात कि नहीं? भाई जब एक ही व्यक्ति के पास कंट्रोल होगा ऑफ मोर देन वन एंटिटी, तो क्या ट्रांजैक्शंस आर्म लेंथ पर ही जरूरी है? नहीं, हो सकता है आर्म लेंथ पर ना हो। देयरफॉर जो एसएफएस हैं दे आर नॉट ट्रू, बट सीएफएस में वो इस समस्या क्या खत्म हो जाती है, क्योंकि सीएफएस में आप कंसोलिडेट कर देते हैं, तो सीएफएस में द प्रॉब्लम ऑफ आर्म्स लेंथ इज गॉन। इसका मतलब हमारे पास यह कारण है कंसोलिडेशन का। क्या इसीलिए हम लोग कंट्रोल को भी बड़ा ध्यान से देखते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है और उसके हिसाब से कंसोलिडेशन होती है? द आंसर इज यस। मैंने आपको इसके बाद जब पढ़ाना शुरू किया, इतनी थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद मैंने आपको कहा कि मेरे बच्चे कंसोलिडेशन के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या हम प्रोसेस पर आ गए थे? द आंसर इज यस, हम प्रोसेस पर आ गए थे कि कैसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से वर्किंग नोट्स थे जो आप लोगों ने बनाने स्टार्ट किए थे? हमने इसके अंदर कहा कि हमको अपने पास मैं अगर वर्किंग नोट्स के, चलो वर्किंग नोट्स से ही समझा देते हैं। वर्किंग नोट्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, दूसरा बनाना पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तीसरा बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड इक्विटी, और चौथा बनाना पड़ेगा आपको अपने पास कौन सा रह गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज, ये रह गया हमारे पास। ठीक है। मैंने आपको सीना से भी जो पहले, हालांकि मैंने लिखवाया वर्किंग नोट है, बोल भी दिया, पर मेरे को अभी भी लग रहा है कि चलो मैं किसी और ढंग से बताता हूं ये बात। वर्किंग नोट के अंदर भी मैंने स्टेप नंबर 1 जो आपको बोला था, वो पता क्या बोला था? चेक फॉर एनी एरर्स। क्या मैंने सबसे पहले ये कहा था चेक फॉर एनी एरर्स इन एसएफएस ऑफ P/S? P/S, P को क्या बोलेंगे? अच्छा मुझे बताओ, हम बार बार P लिखते हैं, P का मतलब क्या है? P का मतलब है पेरेंट। अच्छा, पेरेंट का कोई और भी नाम है क्या? असल में वर्ड पेरेंट भी तो नाम ठीक नहीं है। क्या पेरेंट में आपको लोकलाइज्ड वर्ड लग रहा है? हां, बच्चे ने कहा होल्डिंग कंपनी बोल दो, तो ये भी उतना ही बराबर का है। होल्डिंग और पेरेंट एक ही बात है। इसका बोलो सर हमें मॉडर्न नाम बताओ। पेरेंट को क्या बोलते हैं? पेरेंट को बोलते हैं अक्वायरर। पेरेंट को क्या बोलते हैं? अक्वायरर। ठीक है, जो उसको खरीद कर बैठा हुआ है और जिससे वो अक्वायर करता है उसको क्या बोलते हैं? अक्वायरी। एसएफएस ऑफ एस या सब्सिडरी या अक्वायरी। एनीवे, अब मुझे ये बताओ, क्या आपको एरर्स वाले मुद्दे पर मैंने कुछ सवाल दिखाए थे? हां, मैंने एरर्स वाले मुद्दे पर आपको सवाल दिखाए थे। हां, एक बच्चा कह रहा है क्या इन्वेस्टर वर्ड भी बोल सकते हैं? देखो, इन्वेस्टर वर्ड तो सबके लिए आ गया। इन्वेस्टर का मतलब पेरेंट नहीं है ना। इन्वेस्टर तो एक बहुत ग्लोबल वर्ड हो गया। इन्वेस्टर हो सकता है पेरेंट हो सकता है पेरेंट ना हो। इसका मतलब पेरेंट वर्ड की पर्यायवाची चल रहे हैं, इन्वेस्टर के नहीं चल रहे हैं। ओके मोहित, तो इन्वेस्टर वर्ड तो और भी ग्लोबल है, फिर उसके साथ फिर पर्यायवाची पेरेंट वर्ड थोड़ा ना आएगा। अच्छा, तो मैंने कहा हमारे पास एरर्स को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें कौन सी एरर अक्सर आपको दिखाई देती थी? अक्सर ऐसा होता था कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी उसकी एंट्री फॉर एक्विजिशन मिस हो जाती थी।
तथा कोई अर्लियर लॉट आपके पास होता था, उसकी रीवैल्यूएशन मिस हो जाती थी। क्या ये घिसे पिटे दो ही पॉइंट आपका इंस्टीट्यूट आपसे पूछता था? फटाफट से बताओ। यही 2 पॉइंट हो सकते थे, हालांकि आपके भी बहुत ज्यादा सवाल इस पर हुए नहीं है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की जो एंट्री होती थी फॉर एक्विजिशन, उसके लिए हम लोगों ने आपको एक एंट्री बताई थी। मुझे फटाफट से याद से बताओ वो एंट्री क्या थी? वो एंट्री हम लिखते थे अपने पास इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्योंकि हम अपने पास अभी सब्सिडरी समझा रहे हैं तो सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या जितना कैश आपने अभी दे दिया, जो अभी दे दिया, वो भी आएगा? इसके अलावा क्या यहां शेयर कैपिटल भी आएगी? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा? ये वो है जो आपने शेयर एक्सचेंज कर लिए। इसके अलावा क्या डेफर्ड कंसिडरेशन भी आएगा? तो डेफर्ड कंसिडरेशन क्या थी? वो कंसिडरेशन जिसमें डाउट है कि नहीं है, जिसमें डाउट है कि नहीं है, जिसमें डाउट नहीं है पर देनी कब है? डिलेड है। क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी? द आंसर इज यस। इसे डिस्काउंटिंग पर रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, ये वो है जिस पर डाउट है, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन क्या कई तरह की हो सकती है? इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी भी हो सकती है, इन द नेचर ऑफ इक्विटी भी हो सकती है। हां, पर मैंने आपको हमेशा अभी तक कौन सी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन कराई है? मैंने आपको अभी तक कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी बताई है। तो मैंने कहा इसको किस पर रिकॉर्ड करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पर। थोड़ी और जानकारी के लिए कभी मांग ना ले तो हमने कहा कभी डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी पड़े तो ये बैलेंस शीट में कहां पर जाएगी? अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी। और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन कहां जाएगी? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। इट कैन बी करंट और नॉन करंट डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब उसको पे करना है। फिर यह भी बताया था कि क्या जिसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है, ये फिर ओवर द पीरियड इसे कंपाउंड भी करना पड़ेगा? क्या इसकी कंपाउंडिंग भी करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। ये कुछ उससे मिले जुले पॉइंट्स हैं। एक बात बताइए, क्या रिवीजन के इस वीडियो से आपका कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। बात समझ में आती है? मैं आपको रिकॉल करा सकता हूं, तो जब आपने पढ़ा हुआ होता है तो रिकॉल करते हैं तो याद आ जाता है, फिर तो होगी अच्छी बात। लेकिन कई बार हमने पढ़ा ही नहीं होता, हम पहली बार ही सुन रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ओके, ये डिस्क्लेमर बीच में देना जरूरी लगा मुझको। अच्छा, अर्लियर लॉट की कभी रीवैल्यूएशन मिस हो जाए तो क्या उसकी भी एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू चेंजेस। और ये फेयर वैल्यू चेंजेस हम बाद में कहां डाल देते हैं? P&L में। क्या ये OCI में भी जा सकती है? द आंसर इज यस। ये दो समस्याओं को आपने सवालों में देखा होगा। ओके, फिर मैंने आपसे कहा था कि हम जब कंसोलिडेशन करते हैं, कौन से पेन से लिखूं? लाल पेन से लिखूं? फिर हमने कहा हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो स्टेप नंबर 2 पर हमने कहा हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज लिखते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं और पोस्ट लिखते हैं और टोटल लिखते हैं। टोटल क्या होती है? ये होती है आज की डेट यानी CBS की डेट। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी डेट है? जन्म की डेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं बोलेंगे, जन्म की डेट। और ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर। क्या हम यहां पर शेयर कैपिटल लिखेंगे? फटाफट से याद से बताओ। द आंसर इज यस। क्या यहां अदर इक्विटी लिखेंगे? अब मुझे ना बताते जाना, मैं कंफ्यूज कर सकता हूं। मुझे ये बताना यहां फ्री वाली इक्विटी आएगी कि नॉन फ्री वाली आएगी, या दोनों आएंगे? यहां फ्री आएंगे, नॉन फ्री आएंगे? वेरी गुड, सब बच्चों ने कहा यहां बोथ आएंगे, फ्री प्लस नॉन फ्री, सारे के सारे आएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि जब ये चीज आ जाती है तो हमको अपने पास इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। क्या कई बार आपको ये बैलेंस जो दे दिया जाता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं होता? कई बार ये बैलेंस डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं होता। देयरफॉर क्या मुझे अपने पास पहले अनइवन आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ता है?
फटाफट से बताओ, क्योंकि अनइवन आइटम्स आपके इसमें एडजस्ट हो चुकी होती हैं, तो हमको क्या करते हैं, लॉसेस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, गेन्स को क्या करते हैं, माइनस। अनइवन आइटम्स के कोई एग्जाम्पल दो, कौन कौन सी आइटम्स अनइवन हो सकती हैं? जैसे एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, जैसे एबनॉर्मल गेन हो सकता है। क्या केवल यही दो होंगी या और भी कुछ हो सकती हैं? ज्योति इंटरकंपनी होइंग नहीं होगा, इसमें ही आएगा कि अगर कोई भी ऐसी इनकम, ध्यान दे मैंने एबनॉर्मल बोला है कि नहीं बोला, फिर से सुनो, मैंने कहा कोई भी ऐसी इनकम या एक्सपेंस जो पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं होता। क्या मैं एबनॉर्मल बोल रहा हूं कि मैं कोई भी बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कोई भी। इसका मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं होता उनको हम हटा देते हैं। क्या रियल लाइफ में यह समस्या आपको आती है? नहीं आती है, क्योंकि आप हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे बैलेंस शीट बनाते हैं। बट हमारे सवालों में ये आ सकती है, इसीलिए एकेडमिकली ये डिस्कशन किया जा रहा है। फिर मुझे बताओ, क्या इसके अंदर हम टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर देते हैं? द आंसर इज यस। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं इसके लिए? हम एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट्स आर इवनली अर्न्ड। तो इवनली अर्न करते ही क्या हम प्रॉफिट को टाइम वाइज एडजस्ट कर देते हैं? द आंसर इज यस। क्या उसके बाद वापस से हम लोग अपने पास अनइवन आइटम्स को वापस ले आते हैं? द आंसर इज यस। ये लाते हैं एज पर डेट ऑफ अकरेंस। इसका मतलब कब वो घटना घटित हुई। भाई वो घटना जब भी घटित हुई, चाहे वो प्री में हुई या पोस्ट में हुई, हम उसके हिसाब से इसको लेकर आते हैं। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें अपने पास क्या इसमें से गुडविल अगर ऑफ सब्सिडरी हो तो वो हटानी पड़ेगी। फटाफट से बताइए हां के ना। क्या गुडविल ऑफ सब्सिडरी अगर होगी तो हटाएंगे? द आंसर इज यस। बताओ क्यों? द रीजन इज, ये मत बोलना कि सीना लिखा हुआ है, जैसे मोहित ने बता दिया, वो कह रहा है सर सीना लिखा हुआ है। वैसे तो मोहित ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइबल? आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंटिटी, जो एंटिटी से अलग किया जा सकता है, तथा उसे अलग करके क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो, किराए पे भी दे सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। गुडविल के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, गुडविल इज नॉट आइडेंटिफाइबल। पर आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने कुछ और पूछा था। मैंने कहा था हम इसको यहां माइनस क्यों करते हैं? डोंट से क्योंकि नॉट आइडेंटिफाइबल है, देयर मस्ट बी सम कॉन्सेप्चुअल रीजन फॉर इट। वेरी गुड। मुझे करेक्ट आंसर भेजा ऋषभ चौधरी ने और सुधांशु ने और हर्ष ने और सक्षम ने, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में गुडविल को दो बार जोड़ना पड़ेगा और गुडविल सीआर को सेटअप करना पड़ेगा। टू मेक इट सिंपल हम यहीं पे हटा देते हैं, जिससे हमारे पास कन्वीनियंस फैक्टर आ जाता है, और कुछ कारण नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था, क्या आपको अपने पास नीले पेन से लिखूं ये वाला पार्ट? नहीं, अब इससे लिखते हैं। क्या इसके बाद कोई रीवैल्यूएशन के इफेक्ट भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस। पहले बताओ व्हाई वी डू द रीवैल्यूएशंस ऑफ सब्सिडरी। इस समय ये सारी बातें जो सीना की चल रही हैं किसकी हैं? सीना की सब बातें किसकी हैं? सब्सिडरी की हैं। अच्छा, हम क्यों रीवैल्यू करना चाहते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ रीवैल्यूएशन? टू करेक्टली कंपेयर कि आपने क्या पाया क्या खोया। आहा हा हा हा, मेरे मुंह से तो अचानक एक मुहावरा ही निकल गया, क्या पाया क्या खोया। इस जीवन से क्या जब मैं एक हफ्ता बीमार था तो ये सोचता था क्या पाया क्या खोया। ओके, तो वैसे यहां पर भी आपको अपने पास क्या करना है? गुडविल को करेक्टली निकालने के लिए देखना है कि आपने क्या खोया, वो थी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्या पाया में आपने फेयर वैल्यू देखनी है ना। क्या पाया, किसी की बुक वैल्यू से थोड़ा ना पता चलेगा आपने क्या पाया। बात समझ में आती है? देयरफॉर हमें रीवैल्यूएशन लेना पड़ता है। ये रीवैल्यूएशन किसका हो सकता है बताओ जरा? ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हो सकता है, ये स्टॉक का हो सकता है, ये ट्रेड पेबल का हो सकता है, ये ट्रेड रिसीवेबल का हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। भाई सब्सिडरी की कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी का भी हो सकता है। ओके, तो हमने कहा यहां सारी की सारी चीजें यहां पर आपको लानी पड़ेंगी। फिर मैंने कहा कि इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स भी आती हैं। देखो मैंने इसको अपने पास कैसे लिखा है, इसे लिखा है। आप थोड़ा तारीफ करते ही नहीं अपने टीचर की।
मैंने ये लिखा है प्लस माइनस, ये लिखा है माइनस प्लस। ओ माय गॉड, समझने वाले समझ गए। जिसे प्लस किया था उसे माइनस करना है, जिसे माइनस किया है उसे प्लस करना है। ओके, रट्टेबाजों को दिक्कत ना हो, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट किसकी होगी? ऑफ कोर्स इनकी ही होगी, लेकिन ये कब होगी? फटाफट से बताओ, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट कब होगी? ये तभी होगी। अच्छा, बच्चे ने कहा ये पोस्ट वाले में आएगा। ओके, ये कब होगी? ये होगी इफ द एसेट्स लायबिलिटी हैज बीन सेटल्ड या सोल्ड या क्लोज्ड या डिस्पोज्ड वगैरह वगैरह, एक ही बात है। जब आपने उसे हटा दिया हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान लिया जाएगा कि वो एसेट हमारा सोल्ड नहीं है? द आंसर इज यस, हम मान लेंगे। एक बच्चे ने बोला डेप्रीसिएशन भी तो आएगा। हां, तो डेप्रीसिएशन भी टू द एक्सटेंट आपने एसेट का इस्तेमाल कर लिया है तो टू द एक्सटेंट उसका भी पार्ट आएगा। तो आप फिर भी उसको लिखना चाहते हो, इंक्लूडिंग लिख दो, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन भी यहां पर आएगा। डेप्रीसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते थे? इसके लिए मैंने कहा था एक वर्किंग नोट बनाते थे। वर्किंग नोट में क्या बनता था? हम वर्किंग नोट में लिखते थे कि हमारे पास कितने रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज होती इफ रीवैल्यूएशन होता। तो अगर रीवैल्यूएशन होता तो कितने की डेप्रीसिएशन चार्ज होती? माइनस क्या कर देते हो? माइनस डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज हो गई। ये होती थी एडिशनल डेप्रीसिएशन या सेविंग्स इन डेप्रीसिएशन। फिर हमने कहा इसके ऊपर या इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ही आपको डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। तो डेफर्ड टैक्स इफेक्ट अगर मान लो ऊपर गेन था तो मुझे ये बताओ ये क्या आ जाएगा? ये लायबिलिटी। और अगर मान लो ये लॉस था तो यहां क्या आ जाएगा? एसेट। अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स भी प्लस माइनस में हमारे पास आ जाता है। अगर सब्सिडरी में बुक वैल्यू इज रिकॉर्डेड नॉट फेयर वैल्यू। अच्छा, मोहित ने कहा अगर मान लो सवाल में सब्सिडरी में मार्केट वैल्यूज गिवन ही नहीं है तो बताओ फिर क्या रीवैल्यूएशन करेंगे? रीवैल्यूएशन तभी करेंगे इफ एस लिमिटेड के फेयर वैल्यूज आर गिवन। फिर यहीं पर हमने बात कही थी, क्या होल्डिंग कंपनी में रीवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है? यस, तभी करें अगर क्वेश्चन आपको मेंशन करता है रीवैल्यू करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है तो हम नहीं करते हैं। शुभम कह रहे हैं क्या हम लास्ट डे पर सेल एज्यूम करनी है? नहीं, इसमें डेज का फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी अगर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप कहना चाहते हैं तो आई कैन से यस, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक पहुंचने के बाद फिर मैंने आपसे कहा था जो चीज निकल कर आती है क्या हम उसको एलोकेट कर देते हैं? फटाफट से बताओ। एलोकेट टू पेरेंट एंड एलोकेट टू एनसीआई। यहां तक का एक वर्किंग नोट था जो कि हमारा बड़ा डिटेल्ड वर्किंग नोट होता है। मुझे बताओ इसके बाद अगले वर्किंग नोट में हम लोग क्या बनाते थे? स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते थे अपने पास गुडविल और जीबीपी। हम इसे कैलकुलेट करते थे, जिसके लिए आप क्या कंपेयर करते थे? आप अपने पास देखते थे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट क्या है और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया आपने। अगर इन्वेस्टमेंट को आपने अपने पास कॉस्ट पे लिख दिया, प्लस लिख दिया आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को ढूंढने के दो तरीके होते हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बताओ वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वो है एट फेयर वैल्यू और दूसरा है एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी जिसमें आप फेयर वैल्यू इनटू एनसीआई का शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पसना के केस में आप क्या करते हैं? पसना के केस में मैं इसको क्या नाम दे दूं भाई? इसको मैं नाम दे दूं कोई? इसका नाम दे देता हूं जेड। तो हम जेड का क्या ले लेते हैं? एनसीआई का शेयर ले लेते हैं, शेयर ऑफ एनसीआई। तो हम इस तरह से अपने पास ढूंढते हैं, माइनस कर देते हैं आईएनए यानी कि जेड। तो क्या निकल आती है हमारे पास? तब निकल आती है गुडविल या जीबीपी। अगर ये कभी जीबीपी आता है तो इसमें एक थ्योरेटिकल पॉइंट आया था। फटाफट से बताओ इसमें एक थ्योरेटिकल पॉइंट क्या आया था?
फटाफट से बताओ। जीबीपी में जो थ्योरेटिकल पॉइंट आया था वो ये वाला था कि हम अपने पास जीबीपी को देख करके क्या हो जाएंगे, हक्के बक्के। अच्छा, अगर हक्के बक्के हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जीबीपी हमको हैरान करने वाला है कि ये हो कैसे गया। तो क्या हम उसको रीचेक करना शुरू कर देंगे? हां, हम रिव्यू करेंगे सारे के सारे प्रोसीजर्स, रीचेक और रीकैलकुलेट करेंगे सारी की सारी फेयर वैल्यूज। अच्छा, और अगर जवाब मिलता है कि नहीं नहीं सब कुछ ओके है, तो बताओ फिर हम क्या करेंगे? आप इंडिया में हैं, फटाफट से बताओ। अगर सब कुछ ठीक है तो आप फिर क्या करेंगे? जब सब कुछ ही ठीक है तो मौज करो। फिर ऐसे में अपने पास उसे ओसीआई में डालो, और ओसीआई से इसे कहां डालोगे? कैपिटल रिजर्व में। ओहो, मैंने आपको बोल दिया तुम इंडिया में हो, पर आप तो इंडिया में हो ही नहीं। आप कहां पर बैठे हो? आप तो बैठे हो इस समय यूरोप में। बताओ जरा, तुम यूरोपियन हो, तुम इंडिया में हो ही नहीं। अब बताओ क्या करोगे? तो अगर तुम यूरोप में हो तो ये हमारा पहला कार्विन आ गया। तो मुझे बताओ हम अपने पास इसे कहां डाल देंगे? पीएनएल में डाल देंगे, और पीएनएल से कहां ट्रांसफर कर देंगे? ये हमारे पास सोकी में आ जाएगा, और सोकी से जहां जाना है वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? अगर आप कहां पर हैं? आप आईएएस अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा वैसे इसका नाम है IFRS 3। अच्छा, अगर मान लो ब्लू पेन, अगर मान लो ये नॉट रिलायबल है, अब क्या करें? रिलायबल नहीं है, पर है तो अपना ही बच्चा, छोड़ तो नहीं सकते, बच्चा अपना ही है, रिलायबल नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते मार मार के रिलायबल कर देंगे उसको। बोलो फटाफट से। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि नहीं नहीं हम बार बार करेंगे पर रिलायबल लाएंगे, उसे बनाएंगे, है तो अपना ही बच्चा। अब बताओ क्या करेंगे? नहीं बन रहा रिलायबल, तो हम क्या कर देंगे? हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, अगर मान लीजिए आप अपने पास अमेरिका यूरोप में होते तो आप तब भी डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते कैपिटल रिजर्व में। यहां हमारा कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं कि पीएनएल में नहीं डालते, हम ओसीआई में डालते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये कंपनी अपने जीबीपी से कल को डिविडेंड ना बांट दे, इसलिए हमारे पास हमारे कंपनीज एक्ट ने कहा इसको चेंज कराओ और इसको ऐसे करवा दिया। क्या गुडविल को लिखने के बाद ब्लैक पेन इसमें कभी कभी बाद में इंपेयरमेंट भी हो सकती है? हां, बाद में हो सकती है, मेरे सवालों में कभी आज तक आई नहीं है। अल्टीमेटली यही गुडविल कहां चली जाएगी? ये गुडविल सीबीएस में चली जाएगी। अगर पेरेंट की भी गुडविल होगी तो क्या वो भी साथ में जुड़ जाएगी? द आंसर इज यस, पेरेंट की गुडविल अगर होगी तो वो भी साथ में जुड़ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें अपने पास स्टेप नंबर 4 पे एनसीआई की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। तो एनसीआई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? हम लेते हैं एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाली एनसीआई कौन सी है? ये रही ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वाली। क्या इसमें हम बाद में पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस को एडजस्ट कर देते हैं? द आंसर इज यस, हम इसमें बाद में पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस को एडजस्ट कर देते हैं। यह बन जाती है एनसीआई। एनसीआई आपको बहुत कम तंग करती है। फिर मैंने बताया था कि इन दोनों बातों को समझने के लिए मैं आपको यह भी कहता हूं कि इसको हमने जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझा था। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को हमने जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझा था। तो हमने एक जर्नल एंट्री बनाई थी, याद करो वो एंट्री क्या थी? हम कहते थे इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट वाले पर जो रिकॉर्ड कर रखा है उसे हटा दो, और अपने पास एनसीआई को भी क्रेडिट कर दो, और जितने भी उसके नेट एसेट्स हैं उसको अपने पास आप डेबिट कर दो। क्या ये एंट्री ही मैं कह सकता हूं सार है पूरी की पूरी कंसोलिडेशन का? हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, एनसीआई को पैदा कर दिया और नेट एसेट को ले आए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक्चुअल में कंसोलिडेशन करता क्या है? सारे प्रोसेस का सार पूछ रहा हूं, प्रोसेसेस का सार। आप सीना पीना ये निकाल रहे हैं, सारे प्रोसेस का सार क्या है? उसका मतलब यह है
कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट, जिसे आपने किस पर रिकॉर्ड किया हुआ था, फटाफट से बताओ, जिसे आपने कितने पर रिकॉर्ड किया हुआ था, या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था या आपने इसे रिवैल्यूएशन अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था। तो अब हम कह रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जब मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा तो क्या इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी? फटाफट से बताओ, क्या एसएफएस में इन्वेस्टमेंट इस एंट्री से गायब हो जाएगी? हां, एनसीआई पैदा हो जाएगा और उन सबके नेट एसेट जो हमारे अंडर कंट्रोल है वो डेबिट हो जाएंगे। नेट एसेट को हम खोल करके अलग अलग दिखा देते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंट्री इतने से समझ में आ जाती है। यहीं पर एक बात और भी हुई थी, यदि हमने अपने पास ये इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू रखी हुई है, फिर क्या होगा? अगर यही इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू रखी हुई है, फिर क्या होगा? तो मैंने आपको तब भी एक बात बताई थी कि इस एंट्री से भी पहले एक एंट्री क्या करनी पड़ेगी? हमें एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। किसकी एलिमिनेशन करनी पड़ेगी? ऑफ रीवैल्यूएशन इफेक्ट्स। मतलब ये मुझे अपने पास P&L डेबिट करना पड़ेगा या OCI डेबिट करना पड़ेगा पेरेंट का, और अपनी इन्वेस्टमेंट में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। क्या इस एंट्री के बाद उसके रीवैल्यूएशन इफेक्ट हट जाएंगे और फिर उसके बाद हम कॉस्ट पर उसको अपने पास हटा सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या इसका सवाल अभी तक आपको दिखाई दिया था? नहीं दिया था, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि इसका इफेक्ट क्या होता है। फिर हमने कहा हमें अपने पास स्टेप नंबर 5 पे काम करना पड़ता है। वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन इक्विटी। तो मुझे बताओ, कंसोलिडेटेड इक्विटी में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्या पेरेंट कंपनी के जो गिवन इक्विटी होती है उसी के अंदर हम प्लस माइनस करते हैं? सबसे पहले तो एरर्स को जो उसके पास रह गई होंगी वो एरर्स को हटाते हैं। फिर रीवैल्यूएशन इफेक्ट, अगर रीवैल्यूएशन आपने इन्वेस्टमेंट का कर रखा है उसे भी हटाते हैं। प्लस पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, जो पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस थे, ये वाले पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, ये भी यहां पर ले आते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा कि इसको हम कंसोलिडेटेड इक्विटी में काम कर देते हैं। मैंने इस पूरी चर्चा के दौरान आपको यह भी कहा था, अब इतनी जगह का मैं तो यहां लिख रहा हूं, मैंने यह भी कहा था इग्नोर कर दें। बताओ किसे इग्नोर करने को बोला था? अगर कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस है ऑन सेल परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर कोई सेल परचेज होती है उसको इग्नोर कर दें। इफ वो अकर्ड, बताओ कब अकर्ड है? इफ अकर्ड बिफोर, बताओ जी कब था? मैंने इफ अकर्ड बिफोर। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड निकट, साची। मैं ना क्या कर, देखो मैं सबके नाम पढ़ता हूं ना तो थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है आंखों में, इसलिए मैं सबके नाम नहीं पढ़ रहा जो पहले दिख जाता है, तो आप इसका बुरा नहीं मानना। आंसर बहुतों के सही होंगे। इफ अकर्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, तो हमने कहा कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि स्टेप नंबर 6 पर हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेप नंबर 6 पर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या इसमें लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन की जाती है? फटाफट से बताओ, क्या इसमें लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन की जाती है? द आंसर इज यस। हम शेयर कैपिटल को और इक्विटी को लाइन बाय लाइन नहीं जोड़ते। मुझे बताओ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन किसकी की जाती है? नेट एसेट्स की। हम अपने पास नेट एसेट को जोड़ रहे हैं ना, उसकी शेयर कैपिटल हमारी शेयर कैपिटल थोड़ी ना है। क्यों नहीं है? उसकी शेयर कैपिटल हमारी शेयर कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को नेट एसेट से सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या क्या इफेक्ट होगा? हमारे नेट एसेट इफेक्ट होंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी। शेयर कैपिटल को तो कुछ किया ही नहीं है, देयरफॉर उसका हमारे पास होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर मैंने कहा कि आप इसके अंदर कभी कभी कोई आइटम कॉन्ट्रा भी दिख जाती है। क्या कॉन्ट्रा आइटम भी दिख जाती है?
हाँ, कॉन्ट्रा आइटम कौन सी होती है कि भाई आपस में ही कोई पैसा लेने का भी है, पैसा देने का भी है। वेरी गुड, सलोनी ने कहा ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, लोन रिसीवेबल है, लोन पेबल है, डेटर है, क्रेडिटर है, ऐसे करके कई चीजें आती हैं। हम कॉन्ट्रा आइटम को कैंसिल कर देते हैं और मुझे यह बताओ, इसके कैंसिल करने पे कई बार डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को हम अपने पास क्या एज्यूम कर लेते हैं? उस डिफरेंस को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? वी कॉल इट कि हमारे पास इन ट्रांजिट आइटम होगी। बच्चे ने कहा क्या इसी को इंटर कंपनी ओइंग्स बोलते हैं? द आंसर इज यस, इसी कॉन्सेप्ट को इंटर कंपनी ओइंग्स बोलते हैं। मैंने कहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें स्टेप नंबर 7 पे क्या कंसोलिडेटेड P&L भी बनाना पड़ता है? क्या कंसोलिडेट, अच्छा एक आइटम बात और बता देता हूं, क्या आपके पास एडजस्टमेंट्स कर दी जाएंगी इन दी आइटम्स ऑफ नेट एसेट्स ड्यू टू रीवैल्यूएशन, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? भाई ये सब चीजों का क्या इफेक्ट लेना पड़ जाएगा? द आंसर इज यस। गुडविल का इफेक्ट आ जाएगा? द आंसर इज यस। तो हमने इतने सारे आपको बताए, ये भी इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में चले आते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 7 के बाद मैंने बताया कि सीपीएल भी बनाना पड़ता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये कौन सी डेट से सीपीएल बनना शुरू होता है? यानी उससे पहले कोई आपसे सीपीएल पूछे तो सीपीएल है ही नहीं, ये बनना शुरू होता है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। इवन कैश फ्लो भी यहीं से स्टार्ट होती है। इसके अंदर भी हम लाइन बाय लाइन आइटम को कंसोलिडेट करते हैं। कुछ याद है? लाइन बाय लाइन आइटम को कंसोलिडेट करते हैं। क्या इसमें भी हमारे पास अगर कोई सेल परचेज कॉमन है या कोई भी इनकम या एक्सपेंस कॉमन है जो कि विद इन ग्रुप है, क्या वो एलिमिनेट हो जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या वो एलिमिनेट हो जाएगा? कोई आपस में ही सेल परचेज कर रखी है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट किसी सवाल में किया था कि नहीं किया था, कि हमने अपने पास सेल परचेज कॉमन ग्रुप में काट दिया था। मुझे ध्यान एग्जैक्टली नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ पता नहीं डिस्कस किया था कि नहीं। मोहित कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में था। ओके फिर मैंने आपसे कहा कि हम इसके अंदर इसके अलावा क्या इसमें भी कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट लेते हैं? द आंसर इज यस। क्या इसमें भी टैक्स एक्सपेंस के अंदर हम डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट ले लेते हैं? द आंसर इज यस। इसमें भी क्या गुडविल की अमोर्टाइजेशन अभी तक हमने कराई नहीं है तो इसलिए वो आएगी नहीं, बाकी वो भी चीज यहां पर आती है। और यहां पर हम क्या एलोकेशन भी शो करते हैं? एलोकेशन भी शो करते हैं, एलोकेटेड टू पेरेंट एंड एलोकेटेड टू एनसीआई। इट इज मोर ऑफ अ प्रेजेंटेशन, not otherwise considered, okay, more of a presentation item। फिर हमने कहा कि हमें अपने पास कभी कभी स्टेप नंबर 8 में कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनानी पड़ती है, जो कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन स्टार्ट होती है। क्या इसमें भी लाइन बाय लाइन आइटम को कंसोलिडेट किया जाता है? हां, इसमें एक क्वेश्चन ध्यान आया मुझको, उसमें क्या था, एक एरर थी। हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री खरीदना भूल गए थे, तो क्या उस एंट्री का इफेक्ट कैश फ्लो में आएगा? हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्री करना भूल गए थे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या उसका इन्वेस्टमेंट की खरीदने की एंट्री सीएफएस में आएगी? द आंसर इज यस। लेकिन भूल मत जाना, सारी नहीं आएगी, सिर्फ वही आएगी जिसका इफेक्ट किस पर था? बैंक पर था। जिसका इफेक्ट किससे था? बैंक पर था। अदर देन दैट, अगर कोई और शेयर वेयर इशू किए हैं, उसका कोई कैश फ्लो से लेना देना नहीं होता है। एरर्स को रेक्टिफाई करो, और वो वाली इन्वेस्टमेंट वाली रेक्टिफिकेशन किस में करोगे? सीएफआईए में कि सीएफएफए में? वो वाली की थी हमने सीएफआईए में। और फिर उसके बाद क्या आप अपने पास जो सब्सिडरी का क्लोजिंग कैश होगा वो ऐड कर दोगे? फटाफट से बताओ, क्या सब्सिडरी का क्लोजिंग कैश तुम्हारा कैश हो जाएगा? द आंसर इज यस। अच्छा, अगर सब्सिडरी पुरानी चल रही है तो क्या ओपनिंग कैश भी ऐड हो जाएगा?
सब्सिडरी पुरानी चल रही है, तो भाई फिर तो लाइन आइटम जोड़ोगे तो ओपनिंग का ओपनिंग भी जुड़ेगा और क्लोजिंग वाला भी जुड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि सब्सिडरी में भी कैश फ्लो होगी, उसका भी ओपनिंग कैश हमारे ओपनिंग कैश से जुड़ेगा, उसका भी क्लोजिंग कैश हमारे कैश से जुड़ेगा। पर अगर सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर बनी होगी तो ओपनिंग वाले का तो चक्कर नहीं है, पर क्लोजिंग वाला जोड़ना पड़ेगा। इस पर आप लोगों ने मुझसे क्वेरीज भी पूछी थी बड़ी सारी। और फिर उसके बाद अपना क्लोजिंग कैश हम अपने पास मैच करा देंगे। किससे मैच करा देंगे? विद दी सीबीएस। फिर हमने कहा था हमें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सोकी भी बनाना पड़ेगा। हमें कभी कभी क्वेश्चन में सोकी भी बनाना पड़ेगा। सोकी किसका बनाना पड़ेगा? पेरेंट का बनाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर मुख्य रूप में ध्यान रखते हैं कि एक टोटल का कॉलम होगा, एक एनसीआई का कॉलम होगा। एनसीआई में आपने सारी बातें बतानी है कि एनसीआई पैदा कितने की हुई, उसमें पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितने हुए। वैसे ही सब्सिडरी के भी, होल्डिंग कंपनी के भी आपको सारे रिजर्व डालने पड़ेंगे। तो ये अगेन दिस कांट बी डिस्कस्ड हियर राइट नाउ बिकॉज इट इज अगेन ओनली अ प्रेजेंटेशन कि डिब्बे कैसे बनाने हैं। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट नहीं होता है। यहां पर आकर के हमने अपने पास बातें यहां तक की खत्म कर रखी थी। दिस वॉज द होल निचोड़ ऑफ योर 5 क्लासेस, यानी 5 क्लासेस का पूरा निचोड़ ये था। ओके, मैंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया, इसको हम बंद कर देते हैं।